हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले प्रजापति ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्रॉम एड्स, राइट। तो सुनो, एड्स क्या है? बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब जो चीज़ आपने हासिल की है, विरासत में नहीं मिली। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब आपके बॉडी में इम्यूनिटी की कमी पड़ गई। सिंड्रोम का मतलब अब क्या होगा, आपको बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब अपने पास जो बीमारी है बेसिकली क्या है, इम्यून सिस्टम के अंदर जब कमी आ जाती है उसी को हम बोलेंगे एड्स, ठीक है। अब ये एड्स है वो कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी लाइफ टाइम कभी भी किसी भी पीरियड में हो सकता है, ठीक है। ये कंजेनिटल डिसऑर्डर नहीं है। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जहाँ पे हम कहें काफ़ी सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब एड्स को पहली बार 1981 में देखा गया था, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। करीबन इसने 25 मिलियन लोगों को ख़त्म भी कर चुका है हमारा एड्स, राइट। अब एड्स होता क्यों है? तो एड्स होता है एक वायरस की वजह से जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब बेसिकली इसका दूसरा नाम हम बोल देंगे रेट्रो वायरस, यानी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रो वायरस। अब ये जो रेट्रो वायरस है इसके पास जीनोम कौन सा होगा? इसके पास होगा आरएनए जीनोम, ठीक है। क्या होगा? आरएनए जीनोम, ओके। अब बात करते हैं आखिरकार जो एड्स है वो फैलता क्यों है। तो एड्स के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप लोग किसी भी पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में हो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तब एड्स हो सकता है। नंबर 2, आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ रहा हो, ठीक है, यानी ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, या फिर आपने निडल शेयर कर लिया किसी से। एग्जांपल, आप कुछ लोग हैं जो कि ना ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो इंट्रावेनस इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो एक ही पर्सन ने निडल यूज़ कर लिया, वो उसी निडल को दूसरे इंसान के पास कर देगा, फिर वो तीसरे, फिर चौथे एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। उससे क्या होगा? बॉडी फ्लूइड मिक्स होगा एक तरीके से। तो सेम निडल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इन्फेक्टेड निडल उसमें हो सकता है। तो इसका मतलब अपने पास अगर कोई मान लो एक प्रेग्नेंट मदर है, अगर उसको एड्स है तो वो अपने बच्चे को भी एड्स कर सकती है थ्रू द प्लेसेंटा। तो इसका मतलब अपने पास ये सारे कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है एड्स का, ठीक है। अब अगर बात की जाए कौन से लोगों को इन्फेक्शन के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग जिनके काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ अगर लिंक है हम लोगों को हो सकता है। अगर कोई ड्रग्स एडिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा वो ड्रग एक तरीके से इंट्रावेनस इंजेक्शंस यूज़ कर रहा है तो हो सकता है। आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ रहा हो, या फिर एक तरीके से मम्मा के थ्रू बच्चे के अंदर चला गया, इस यानी ये जो मैंने कॉजेज़ बताए थे ना, उन्हीं ही लोगों को चांसेस हो सकते हैं आगे एड्स होने के, राइट। अब एक चीज़ याद रखो बेटा, जो एड्स होता है ना वो टच करने से नहीं फैलता। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसे छू दिया तो आपको एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एड्स तभी ही होगा जब आप किसी भी पर्सन के साथ एक तरीके से जब बॉडी फ्लूइड मिक्स हो जाएगा। एग्जांपल, अगर मैं सेक्सुअल कांटेक्ट की बात करूँ तो उस टाइम पे भी तो एक तरीके से हमारे जो बॉडी फ्लूइड है वो मिक्स हो रहे हैं ना ड्यूरिंग इंटरकोर्स, राइट। अगर मैं उसकी बात करूँ इंट्रावेनस इंजेक्शंस की, तो जो सेम निडल है उसी को आपने दूसरे इंसान के अंदर यूज़ किया, फिर उसने थर्ड वाले, फिर ऐसे ऐसे आगे चला सोहन। तो इससे क्या होगा? एक तरीके से बॉडी फ्लूइड की मिक्सिंग होगी ना। आप बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा रहे हो, उसमें भी बॉडी फ्लूइड कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो हमें उस पर्सन को आइसोलेट अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हमें एड्स के सिम्टम्स कब कब नज़र आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लैग है। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है किसी पर्सन को कुछ महीनों में नज़र आ गए हो, कुछ पर्सन को मान लो 2 साल, 5 साल, 10 साल, यानी इसका टाइम पीरियड काफ़ी डिफरेंट है, टाइम लैग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरकार अपने पास एड्स कैसे होता है। तो सबसे पहले सुनो, मान लो ये एक तरीके से ये रेट्रो वायरस है। अब रेट्रो वायरस का जो जीनोम था वो कौन था? आरएनए। अब ये वायरस है तो मैं बोलूँगी वायरल आरएनए कोर, ठीक है। अब ये एक बनी हुई है, ये क्या है? एक एनिमल की सेल, ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सुनो, ये कोशिश करेगा हमें इन्फेक्शन करने की, ठीक है। तो ये क्या करेगा? अपने कोट रिमूव कर देगा और अंदर डलवा देगा वायरल आरएनए, ठीक है। अब ये वायरल आरएनए सबसे पहले जाके अटैक करते हैं मैक्रोफेजेस पे। किस पे करेंगे? मैक्रोफेजेस पे अटैक करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? अपने आरएनए को वो बनवाते हैं डीएनए के अंदर, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यानी आरएनए से वायरल डीएनए बनाते हैं, राइट। अब ये वायरल डीएनए उस होस्ट के डीएनए के अंदर मिक्स हो जाएगा, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? देखो, मेरी जो बॉडी है उसके अंदर दूसरा कोई डीएनए घुस गया, अब मैं तो उसको अपना ही मानूंगी ना। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे
उसी के तरीके के जो वायरल डीएनए था वो वायरल आरएनए अपने ही जैसे प्रोजेनिस को बनवाना स्टार्ट करेगा, जिससे काफ़ी सारे वायरसेस बन जाएंगे। तो इसके थ्रू आपके पास एक फैक्ट्री बन गई, एचआईवी फैक्ट्री बन गई। अब ये एचआईवी फैक्ट्री तो बनी, अब ये आगे जाके क्या करते हैं, ये ना टी हेल्पर सेल पे भी जाके अटैक कर देते, टी लिम्फोसाइट पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके क्या होगा, आपके जो टी सेल्स का नंबर है वो काफ़ी कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आप नॉर्मल जुकाम मतलब कुछ भी नॉर्मल सी जो चीज़ होती है आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सुनो, जैसे ही एंट्री ली उस पर्सन के अंदर एड्स के इन्फेक्शन ने, ठीक है, वायरस ने, तो वायरस एंट्री लेगा सबसे पहले मैक्रोफेजेस में, जहाँ पे वो क्या करता है, आरएनए जीनोम जो उसका जो वायरस था वो रेप्लिकेट करेगा, क्या बनाएगा, वायरल डीएनए, किसके थ्रू, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल डीएनए एंट्री मार जाएगा होस्ट के डीएनए के अंदर, अब अपने ही जैसे वायरस के पार्टिकल्स बनवा देगा। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, मैक्रोफेजेस ने खुद वायरस बनाने की एक फैक्ट्री बना दी, तो बोलेंगे एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि वायरस कौन था, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस था, राइट, रेट्रोवायरस। अब क्या होगा, ये एचआईवी धीरे धीरे करके टी हेल्पर सेल्स के पास भी चला जाएगा और अपनी ही जैसी प्रोजेनीज वहाँ पे बनवानी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा नंबर टी हेल्पर सेल का, जिसकी वजह से उस पर्सन को बार बार फीवर आएगा, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस होता है, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही उसका नंबर कम हुआ टी हेल्पर सेल का, तो पर्सन को ना सफरिंग हो सकती है, काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल इन्फेक्शंस की बात करें, लाइक माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, हम ना नॉर्मल से जुकाम को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि टाइफाइड के लिए हम यूज़ करते हैं वाइडल टेस्ट, इसी तरीके से एड्स के लिए यूज़ करते हैं हम एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या मुझको एड्स है या फिर नहीं है। अब जो एड्स का अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर रेट्रोवायरस हुआ है तो उसके अगेंस्ट मेडिसिन लो, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जानने की बात क्या है, आप सिर्फ इंसान की उम्र बढ़ा सकते हो, उसको मरने से नहीं बचा सकते। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, जो मैंने कॉजेज़ बताई वही उसके प्रिवेंशंस होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मानो किसी को इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, मम्मी से बच्चे के अंदर चला गया, तो ये हो गया पुअर मॉनिटरिंग, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आपको ना इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को। काफ़ी सारे हमारी कंट्री में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको NGOs बने हुए हैं, जिन्होंने क्या किया, लोगों को एजुकेट किया है, बताया है कि कैसे एड्स किस तरीके से फैल सकता है, हम किस तरीके से लोगों को बचा सकते हैं, राइट। हमने कई तरीके के प्रोग्राम्स भी आगे कंटिन्यू किए हैं ताकि हम लोगों को HIV इन्फेक्शन के बारे में नॉलेज दे सकें, है ना। हमने क्या किया, ब्लड बैंक्स को काफ़ी सेफ बनाया है, हमने डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंजेस यूज़ किए हैं कि मानो एक पर्सन को अगर निडल लग गई तो उसको हम वहीं पे डिस्पोज कर देंगे, उसको वापस से यूज़ नहीं करने वाले। हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए आप लोगों को प्रोटेक्शंस वगैरह का, कॉन्डम्स वगैरह का, ताकि एक तरीके से सेफ सेक्स हो सके, राइट। ड्रग एब्यूज़ से हम लोग बचा सके, कंट्रोल कर सकें। रेगुलर चेकअप करवाओ, अगर आप लोग रेगुलर चेकअप कराओगे ना तो आपको एक बार में पता चल जाएगा, अगर मानो आपको HIV है तो आप काफ़ी पहले पता लगा सकते हैं। बट अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं करवा रहे हो, आपको बीमारी जाके 5-10 साल बाद जाके पता चलेगी। ठीक है, तो अगर मानो अब किसी को एड्स हो गया तो छुपाने की बात नहीं है, आप बता दो कि मुझको एड्स है, ताकि वो और लोगों को इन्फेक्शन ना फैल सके। ठीक है, तो हमें अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको सिंपैथी दिखानी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अलग नहीं छोड़ना चाहिए हमें उस इंसान को। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कैंसर। अब कैंसर बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, सभी एक तरीके से पूरे ग्लोब में कैंसर फैल चुका है, मिलियंस ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, हम सब जानते हैं, राइट। अब आखिरकार कैंसर हुआ क्यों, तो ना मानो आपके पास यहाँ पे सेल्स हैं 1 2 3, ठीक है। अब मानो ये वाली सेल्स हो गई, ये वाली सेल हो गई पागल, इसने ना बहुत सारी ग्रोथ कर ली। अब जो इसके जो साइड वाली सेल है वो इसको बोल दे कि बहन तू गलत रास्ते पे चल रहे, तुझे इतनी ग्रोथ नहीं करनी, क्योंकि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अगर मान लो हमें सेल की वहाँ पे 20 सेल हमें बनवानी, तो वो 20 ही बनेंगी। अगर 30 बन गई तो बाकी की जो 7 वाली सेल्स है ना, वो उसको बताएंगी कि आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी जो सेल जो उसके कॉन्टैक्ट में थी ना, उसने उसके काम को इनहिबिट कर दिया ताकि वो आगे फर्दर ग्रोथ ना करे। तो इसको ये बेसिकली होता है काम नॉर्मल सेल का। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है ना, अपने पास जो उसको पता ही नहीं रहता कि कितना ग्रोथ करना है, उनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ही नहीं होती। वो 7 वाली सेल्स
जो नॉर्मल सेल्स थी ना वो इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते। तो कैंसर सेल बेसिकली, कैंसर सेल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑन्कोजेनिक, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, कैंसर अपने पास बन जाएगा, यानी कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सेल का, यानी कि नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई, इसी को हम बोलेंगे कैंसर, राइट। क्योंकि अपनी बॉडी में सेल की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन काफ़ी कंट्रोल, काफ़ी अच्छे मैनर में होता है, बट कैंसर सेल में क्या होता है, ये मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल सेल के पास तो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इम्यूनेशन की, वो और लोगों को बता सकते हैं कि आप इतनी ग्रोथ मत करो, ठीक है, वो अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। लेकिन कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसकी वजह से कैंसर सेल डिवाइड करती जाएगी और एक तरीके से सेल्स का गुच्छा बना देगी, जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। अब ट्यूमर अपने पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब जो एक ही लोकेशन पे, मान लो एक पर्सन के हाथ पे है तो वो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं वो कि दूसरी जगह पे जाके ट्रांसमिट हो जाए, नहीं। तो बिनाइन ट्यूमर अपनी ही लोकेशन पर रहता है, दूसरी जगह पे नहीं फैलता, इसका मतलब नुकसान भी कम होगा। अगर मैं बात करूँ मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, जो कि एक तरीके से न्यूप्लास्टिक है ना, उसका जो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल जिसको हम कहते हैं न्यूप्लास्टिक, वो काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा, दूसरी जगह पे जाएगा, है ना। अब इससे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो मान लो इस यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से इधर हो गया, फिर यहाँ से इधर हो गया, फिर पूरी बॉडी में फैल गया, तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया ना। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, काफ़ी ठीक होता है, मतलब कि नुकसान कम होगा, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ज़्यादा एक तरीके से फैटल है हम लोगों के लिए। अगर मान लो अगर पूरी ही बॉडी में फैल गया थ्रू द ब्लड, तो वो तो सबसे ज़्यादा सीरियस केस हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, मतलब जब इधर से भी यहाँ से चला गया, दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो गया, फिर दूसरी से तीसरी जगह पे पूरी बॉडी में फैल गया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। किसकी प्रॉपर्टी है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। अब अगर बात करें कि कैंसर क्यों होता है, तो कैंसर के काफ़ी ज़्यादा ना एजेंट होते हैं। अब एजेंट्स मतलब कि जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है, उन्हीं को हम बोल देते हैं कार्सिनोजन, यानी कि नॉर्मल सेल को कन्वर्ट हुआ कैंसर सेल में, क्यों हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ एजेंट्स हैं, लाइक फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। फिजिकल एजेंट अपने पास क्या हो सकते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रे, जो कि आपके डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए ताकि डायरेक्टली एक कोटिंग बनी रहे अपनी बॉडी पे, ताकि डायरेक्टली तुम्हारी सनरेज आप लोगों की डीएनए को डैमेज ना कर सके। अब केमिकल का मतलब कुछ ना कुछ तंबाकू की बात हो रही है, टोबैको, स्मोक वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब होता है बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी को कैंसर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। कौन हो सकते हैं ऐसे वायरस जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है, उन्हें बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। क्यों, क्योंकि उनके पास एक जीन है जो कि हमें कैंसर कर रहा है, तो उससे बोलेंगे वायरल ऑन्कोजीन, राइट। अब ना आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, हमारी जो खुद की बॉडी है, मान लो मुझे कैंसर नहीं है, वैसे है भी नहीं, तो ना एक तरीके से क्या होगा, अपनी बॉडी के पास अब भी कैंसर के एज कैंसर प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रोटो ऑन्कोजीन है, प्रो है, अभी मैच्योर नहीं हुआ। जैसे ही उसको कंडीशन ऐसी मिली, लाइक मैंने तंबाकू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मैं काफ़ी धूप में हूँ, ठीक है, मैं एक्सरे, गामा रे वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो क्या होगा, मेरी जो सेल्स थी ना वो एक्टिव हो जाएंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे डायग्नोस करें। अब पहले पता लगाते कि कैंसर है भी या नहीं है। तो मान लो कोई पर्सन है, उसको लग रहा है कि उसके हाथ पे एक गांठ सी बन गई है, यानी कि कुछ ना कुछ उसे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक तरीके से उसको वहाँ पे मास ऑफ सेल वहाँ पे महसूस हो रहा है, राइट। तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो बोलेगा मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर देगा। अब इसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी मतलब आपने एक पीस, एक कट कर दिया उस टिश्यू का, जिसको बोलेंगे बायोप्सी, राइट। अब इस कटे हुए पीस को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे, इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्या बोलेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। फिर हम कई सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लाइक एक्सरे, गामा एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई। एक्सरे में क्या होता है, अपने पास ना 3 डायमेंशनल इमेज दिखती है अंदर के ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि ना देखो नॉर्मल सी बात है, हम बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, ये हम बाहर के शरीर मतलब बाहर के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम चेक कर सकते हैं, बट अगर मैं अंदर की बात करूँ, मैं अंदर के ऑब्जेक्ट्स का कैसे पता लगाऊँ, तो वो हम यूज़ करते हैं एक्सरे और एमआरआई के थ्रू। एमआरआई क्या करती है, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स,
है ना। नॉन एनालाइजिंग रेडिएशंस को हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि अंदर की जो पैथोलॉजिकल या फिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं लिविंग टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो हम ब्लड टेस्ट ले सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट ले सकते हैं। अब हम पता कैसे लगाते हैं, मानो आपके पास ये बायोप्सी वाला जो रीज़न है, मान लो ये वाला जो पोर्शन था ना जो मैंने कट कर लिया, अब मुझे ना डाउट था, तो डॉक्टर कैसे पता लगाएगा, पैथोलॉजिस्ट। मान लो इस सेल में सिर्फ एक सेल पानी थी इस टिश्यू में, अगर इसको पा गई 100, इसका मतलब सेल का काउंट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया क्योंकि वहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ हुई है, इसका मतलब कैंसर हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं टिश्यू की, ब्लड की, बोन मैरो की, जिससे हम पता लगा लेते कि सेल काउंट इंक्रीज़ हुआ है या फिर नहीं हुआ, राइट। अब ना अपने पास काफ़ी सारी टेक्निक्स भी आ गई हैं लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके थ्रू मैं ना पता लगा सकती हूँ कि क्या उस इंडिविजुअल को आगे जाके कैंसर हो सकता है या फिर नहीं। तो अगर हमें लग रहा है हम उस चीज़ को पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे लगा कि भाई इसकी ब्लड लाइन में पहली जनरेशन में कैंसर है, तो हम उस पर्सन को बोलेंगे कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ऐसे कार्सिनोजन एजेंट से जिससे आपको खतरा है, ठीक है, लाइक तंबाकू, स्मोक वगैरह। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट कैसे होगा कैंसर का। तो पहली बात, अपने पास ना सर्जरी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी मानो आपके हाथ पे यहाँ पे हुआ, ठीक है, अब ये सर्जरी यहाँ से कट करके निकाल दिया, लेकिन सेल्स तो काफ़ी छोटी होती हैं, तो ये वाला पोर्शन तो बच गया, तो अब क्या करवाएंगे, हम रेडिएशन डलवा देंगे, ठीक है, रेडियोथेरेपी हो गई। फिर क्या कहेंगे, भाई अपनी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो गई तो इम्यूनोथेरेपी करवाएंगे। समझ में आ रहा है। तो रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे, ट्यूमर सेल के ऊपर रेडिएशन डलवाते, जहर को जहर काटेगा, ठीक है। फिर क्या करवाते हैं, कीमोथेरेपी भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग, केमिकल्स दिए जाते हैं, ड्रग्स दी जाती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं लाइक हेयर लॉस, अनीमिया हो गया। काफ़ी सारे ऐसे भी कैंसर होते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन में ट्रीट करते हैं, है ना। सीवियर केस हो गया तो हम पहले सर्जरी करेंगे, फिर रेडियोथेरेपी करेंगे, फिर कीमोथेरेपी करेंगे, फिर आते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है इम्यूनोथेरेपी। अब देखो ट्यूमर आखिर बना क्यों, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम था ना वो ख़राब हो चुका, क्योंकि वो सो रखा है, तो क्यों ना मैं इम्यून सिस्टम को जगा दूँ। तो उसके लिए हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो पेशेंट्स को देते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जो कि इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, ताकि वो ट्यूमर को अपने आप वो उसको ख़त्म कर सके। उनको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा इंटरफेरोन। तो यहाँ पे अपना कैंसर एड्स फिनिश हुआ। इससे आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जिसको भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।